करें ना तो आपने तब भी कॉल कर लेनी है, ठीक है जी। स्क्रीन नजर आ रही है जी आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है, आवाज आ रही है? बस अब मैं शुरू करने लगा हूं। और सारे बच्चे जो है ना बिल्कुल ऐसे एक्टिव हो जाएं, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ना है और अभी याद करके जाना है। हमने करना ऐसे है कि इंशाल्लाह दो से दो हम पढ़ेंगे विटामिन और एक हम पढ़ेंगे मिनरल। आयरन पढ़ेंगे। अब मेरी बात पहले सुन लें आप लोग। आयरन आप लोगों को पहले ही मैं सारा करवा चुका हूँ, सारे का सारा। एक एक बात मैंने आरबीसी में आयरन की बताई थी। एग्जैक्टली सब कुछ वही होगा, सिर्फ दो तीन नाम न्यू आएंगे बस। उसके अलावा सब कुछ आपको आयरन का पहले ही पता है, ठीक है। उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का भी पता है, उसमें आप लोगों को सब कुछ पता है। बस दो तीन बातें होंगी जो न्यू आएंगी, ठीक है। इसके अलावा और मजेदार बात यह है कि आप लोगों को विटामिन के का भी सब कुछ पता है। सिर्फ एक दो न्यू बातें होंगी जो न्यू होंगी आप लोगों के लिए। मतलब मैं विटामिन के कहाँ पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर 37 के अंदर, ठीक है। पढ़ाऊंगा, अभी भी सारा पढ़ाऊंगा, लेकिन बता रहा हूँ कि आप लोगों को पहले आता है, ठीक है। अच्छा, विटामिन जो है सी, उसका भी आप लोगों को पता है, कोलेजन के अंदर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को आज का लेक्चर ऑलरेडी आता है, इसलिए कोई इतनी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगी, ठीक है। और आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। और फिर ये है कि ये लेक्चर लेने के बाद ना आप लोगों ने, ठीक है ना, वैसे तो मैं चाहता था कि मैं ये लेक्चर इस तरह से दूं कि वो भी पढ़ाऊं और ये भी पढ़ाऊं, मिक्स करके पढ़ाऊं। मतलब मिक्स करके नहीं, मतलब इंटरलिंक करके। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि इंटरलिंक करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ना आप लोगों ने ये लेक्चर सुनते ही उसमें मैं इस तरह से बताऊंगा कि जो बात आपको लगेगी ना कि रिपन कार्ड में नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है वो यकीनन फिर गाइडन पे लिखी होगी। यानी कि मैं इस तरह से बताऊंगा कि ये भी प्रिपेयर हो जाए, वो भी प्रिपेयर हो जाए। तो इसलिए वो आप लोगों ने खुद पढ़ लेना जो वहां पे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। चलो जी, अब बस ना एक्टिव हो जाए। हमारे पास मीटिंग 25 मिनट नहीं, ठीक है। मिनट में इंशाल्लाह हम फिर, चलो जी। पहले तो मैं सारी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, कि हो क्या रहा है जी। ये डायग्राम भी मैं पहले करवा चुका हूँ, आप लोगों को अगेन करवा रहा हूँ। क्या होता है जी, अब बात सारी सुनते जाएं, अब फुली एक्टिव हो जाएं। और मैंने सारी कहानी सुनानी है, एक लफ्ज बताना है और हर लफ्ज याद कराना है। लिवर के अंदर बनते हैं जी, आपको पता है, सारी प्लाज्मा प्रोटीन जिनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आते हैं। सब कुछ कहाँ पे बनता है? लिवर में बनता है। हिपैटिक सेंसिस होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह की। अच्छा जी, ये जो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर है 2, 7, 9, 10, ठीक है। 2 को हम प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं, पता है। 7, 9, 10 ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जब लिवर के अंदर बन रहे होते हैं ना, तो इनकी मैच्योरेशन के लिए, यानी कि प्रिकर्सर, क्यों प्रोटीन्स होती हैं, प्रिकर्सर तो बन जाता है, ठीक है। लेकिन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के लिए, यानी कि पोस्ट ट्रांस यानी कि बन गई, प्रिकर्सर बन गए, पॉलीपेप्टाइड बन गई, ठीक है, वो हो गया। लेकिन अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन करनी है उनको। अभी वो मैच्योर नहीं हुए बनने के बाद, उनकी मैच्योरेशन के लिए जरूरी क्या है कि हम उनकी कार्बोक्सिलेशन करनी होती है। और उनकी कार्बोक्सिलेशन करने के बाद ये देखो, कार्बोक्सिलेशन किस पॉइंट पे करनी होती है? ग्लूटामिक एसिड के रेजिड्यू के पॉइंट पर, यानी कि प्रोटीन है ना, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड जहां पे रेजिड्यू है ना, उसकी करनी होती है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और उससे ये देख रहे हैं, गैमा ग्लूटामाइल, गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामाइल रेजिड्यू, जैसे ही इसकी, अब ये देखें, ये प्रिकर्सर है क्लॉटिंग फैक्टर्स। जैसे इसकी कार्बोक्सिलेशन हुई तो ये मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर्स बन गए 2, 7, 9, 10। अच्छा जी, अच्छा, इसके लिए ये लिवर की हो रही है, सेंसिस भी लिवर के अंदर हो रही है, मैच्योरेशन भी लिवर के अंदर हो रही है। इसके इस काम के लिए लिवर के अंदर एंजाइम होता है गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, ठीक है। गैमा ग्लूटामाइल, यानी कि ठीक हो गया कि, ठीक है ना। असल में ये गैमा कार्बन है, गैमा कार्बन है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये कार्बन थी अल्फा बीटा, ठीक है, चार्ली, और ये गैमा, ठीक है ना। समझ आ गई बात, इसलिए इसको गैमा ग्लूटामाइल कह रहे हैं, ठीक है। गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, गैमा कार्बन पर आपने गैमा कार्बोक्सी क्यों? गैमा कार्बन के ऊपर हमने उसको कार्बोक्सिलेट करना है, एंजाइम ये होगा। अच्छा, इसके अलावा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट होगी ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि विटामिन के इस रिएक्शन के लिए कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करेगा। किस तरह? कोएंजाइम के तौर पर, ठीक है। सही हो गया। अच्छा जी, अच्छा, विटामिन के की एक होती है एक्टिव फॉर्म, एक है इनएक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म है हाइड्रोक्विनिन फॉर्म, विटामिन के एच, हाइड्रोक्विनिन, ठीक है। अच्छा जी, और जैसे ये कार्बोक्सिलेशन हो गई तो ये विटामिन के किस में कन्वर्ट हो जाता है? एपॉक्साइड फॉर्म में, ये इनएक्टिव है। फिर ये होता है कि हमारा वकोर एंजाइम, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज, रिडक्टेज है ना, रिडक्टेज, इसने क्या करना है? एपॉक्साइड फॉर्म की रिडक्शन करके इसको हाइड्रोक्विनिन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। यानी किस तरह से होता है? ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर वकोर आता है,
ठीक है, आप इसको रिडक्टेज के तौर पर याद रखें। रिडक्टेज ने आना है, उसने एपॉक्साइड को दोबारा से हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और इस तरह से विटामिन के ने फिर दोबारा फिर मजीद वो कराना है। ठीक है, मजीद फिर उसने बाकी जो होने हैं उसकी उसने क्या करानी, कार्बोक्सिलेशन के अंदर उसने अपना रोल प्ले करना है। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, अब अगर विटामिन के नहीं होगा लिवर के पास, ठीक है, विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी किसी भी वजह से, वो सारी वजूहात मैं बताता हूँ, लेकिन सपोज विटामिन के नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये जो है ना कार वो नहीं हो पाएगी, मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं बन पाएंगे। ठीक है, मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे तो ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी। और आप लोगों को पता है एक बात का कि हमारा थ्रोम्बिन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर प्रोथ्रोम्बिन ही मैच्योर नहीं बन रहा फिर थ्रोम्बिन किधरों आना है, वो समझाओ मैनू। ठीक है, तो फिर क्या होगा? ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी। ठीक है, और आप लोगों को पता है विटामिन 10 तो मेन चीज है यार, ठीक है ना, मेन प्रोटियोलिटिक। ठीक है, तो बल कहने का मतलब ये है, बस आप लोग सिंपल रखें, सिंपल ये है कि अगर आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी। ठीक है, अच्छा जी, चलो जी, ये बातें होगी। अब मुझे बताओ, अगर आपका उसका नाम क्या, ये एंजाइम ना हो रिडक्टेज, तो फिर क्या होगा? अगेन वही चीजें होंगी जो विटामिन के की डेफिशिएंसी के केस में होती हैं। अच्छा, अब रिडक्टेज को ये है वारफेरिन। ठीक है, ये विटामिन के का एनालॉग होता है। ये क्या करता है? ऑब्वियसली उसको क्या कर रहा है? उसको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को क्या करता है? ये इनहिबिट करता है। इससे ये होता है कि वो उसकी एक्टिव फॉर्म नहीं बन पाती, और वही सिम्टम्स होते हैं जो कि विटामिन के की डेफिशिएंसी के केस में होंगे। ठीक है, ये वारफेरिन का भी पता चल गया आप लोगों को, तो ये केस है। ठीक हो गया। अब आप लोगों को क्या पता चला? अब आप लोगों को पता चला कि ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करनी होती है, कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है, कार्बोक्सिलेशन करनी होती है ग्लूटामिक एसिड्स की। ठीक है, अच्छा जी, ये बातें पता चल गई। ठीक है, हिपैटिक सेंसिस होती है, उधर विटामिन के की जरूरत होती है क्योंकि विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन होनी होती है ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज की। ठीक है, और गामा ग्लूटामाइल रेजिड्यूज बनने होते हैं जो कि किस में होते हैं? हमारे मैच्योर क्लॉटिंग फैक्टर्स में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि हाइड्रोकोनिन फॉर्म है जो कि एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, वो एपोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन उसकी होती है और वो एपोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। वारफेरिन आके उसको इनहिबिट कर सकता है, किसको? हमारे वकोर एंजाइम को। ठीक है, वकोर एंजाइम अगर इनहिबिट हो जाता है, वकोर एंजाइम किस लिए चाहिए? इसने फंक्शनल हाइड्रोक्विनोन फॉर्म को दोबारा से लेके आना होता है। सारी बातें बता दी हैं। ठीक है, और फिर बुक के ऊपर से भी बता दी हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दो तीन बातें और भी सुन लो। वो क्या है? प्लांट्स के अंदर जो विटामिन के की फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं पाइलोक्विनोन। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर होती है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के अंदर मैनाक्विनोन। ठीक है, मैनाक्विनोन। और जो सिंथेटिक फॉर्म जो हमने बनाई है विटामिन के की, वो क्या है? वो है मेनाडायोन। ठीक है, तीनों नाम आपने याद करने हैं, पाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, दो तो क्विनोन है। ठीक है, पाइलो प्लांट्स है ना, तो तो फाइलो हो गया, प्लांट्स है फाइलो। ठीक है, फिर एक ही मेनाक्विनोन, मैना मैन हमारे अंदर यही होता है असल में। हमारे अंदर जो होता है ना, क्योंकि हमारे अंदर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ही हमें विटामिन के दे रहे होते हैं, तो मैना का मतलब मैन। ठीक है, याद रहेगा ना अब? अच्छा जी, अब ये मेनाडायोन। ठीक है, मेनाडायोन इस कन्वर्ट, अच्छा चलो, ठीक हो गया ना? अच्छा जी, तो ये जो मेनाडायोन सिंथेटिक फॉर्म ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है इसमें विटामिन के 2 में। यानी कि सिंथेटिकली हम ये देते हैं, लेकिन ये बाद में के 2 में ही कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हमने किसी को देना भी है बाहर से, ठीक है, तो मसलन कि हम किसी को दिया जिसमें विटामिन के की कमी थी, ठीक है, तो ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसमें मेनाक्विनोन में। समझ आ गई बात? सिंथेटिक दिया है ना, तो चाहिए तो हमें मेनाक्विनोन ही ना, क्योंकि हमारे अंदर तो वही होता है। ठीक है, जो हमारे अंदर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया वगैरह बना रहे होते हैं, तो ये जाके उसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये के 2 है, के 2। ठीक है, ये क्या है? के 1। ठीक है, चलो जी, ये बातें पता चल गई आप लोगों को? चलो ठीक है, अब जरा आगे आते जाओ, आते जाओ, जरा आते जाओ। ठीक है, ये देख रहे हो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है, गट बैक्टीरिया, वो इसको बनाते हैं। ये बात भी पता चल गई आप लोगों को? ठीक है, अच्छा, ये जो कार्बोक्सिलेशन का जो हुआ है ना अभी, ये जो हमने ग्लार रेसिड्यूज पढ़े हैं, ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलेशन हुई है, वो कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ, उसका नाम क्या है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स में ही हो। ठीक है, बल्कि ये ऑस्टियोकैल्सिन में भी यही काम होता है, मैट्रिक्स ग्लास प्रोटीन्स ऑफ बोन में भी यही हो रहा होता है, प्रोटीन सी और एस में भी हो रहा होता है। यानी कि जरूरी नहीं है, ठीक है ना, देख रहे हो, ग्लास प्रोटीन आल्सो प्रेजेंट प्रोटीन अदर देन दोस इन्वॉल्वड इन फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। यानी कि वो कहने का ये मतलब है कि सिर्फ ये नहीं है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ इन प्रोटीन्स में होता है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है, जो कि क्लॉट बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये इसके अलावा भी मतलब और भी कुछ प्रोटीन्स के अंदर ये हो रहा होता है, मतलब ऑब्वियसली
ठीक है ना। तो उसकी उसने क्या मिसाल लिखी है, प्रोटीन सी एंड एस, ठीक है, प्रोटीन सी एंड एस, जो कि लिमिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी कि वो हमारे ऊपर 2, 7, 9, 10 थे, वो क्लॉट बना रहे थे। ये प्रोटीन सी और एस के अंदर भी हो रहा होता है, जो कि लिमिट कर रहे होते हैं क्लॉट की फॉर्मेशन। प्रोटीन सी एंड एस क्या है, जो क्लॉट की, ये तो ऊपर वाले जो थे क्लॉट बना रहे थे, ये क्लॉट की फॉर्मेशन को लिमिट कर रहे हैं। इसके अलावा बोन्स के अंदर भी, बोन्स के अंदर कौन सी प्रोटीन, ओस्टियोकैल्सिन है, ठीक है, मैट्रिक्स ग्ला प्रोटीन ऑफ द बोन, मैट्रिक्स के अंदर जो उसकी कुछ प्रोटीन्स है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई तो सिर्फ सन ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं होनी, सन नाल बोन की हेल्थ भी हमारी खराब होगी। क्यों, समझ आ गई? क्योंकि इसने मैट्रिक्स ग्ला प्रोटीन के भी तो इसने बनानी है ना, ओस्टियोकैल्सिन वगैरह, मैट्रिक्स ग्ला प्रोटीन भी बोन की बननी है। इसलिए जैसे ही हमारा विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग टेंडेंसी भी होगी और बोन हेल्थ भी खराब होगी। ठीक हो गया, ये बातें पता चल गई। चलो जी, अब एक और बात यहाँ पे मैंने बता दी कि गट माइक्रोबायोटा जो है, ठीक है, उन्होंने विटामिन के की सेंसिस करनी होती है, बताया ना अभी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैंने आपको फिजियो में बताई थी कि न्यू बॉर्न्स के अंदर जो होता है ना, न्यू बॉर्न जब बनते हैं तो उनके अंदर जो इंटेस्टाइन होती है वो स्टेराइल होती है, यानी कि अभी उनकी इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल फ्लोरा डेवलप ही नहीं हुए होते। नए बच्चे के अंदर, अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसके भी इंटेस्टाइन बिल्कुल स्टेराइल है, उसके अंदर अभी विटामिन के बन ही नहीं रहा। इसका मतलब है आपको उसको विटामिन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे अंदर मैच्योर बंदे के अंदर तो वो विटामिन के इंटेस्टाइनल फ्लोरा बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे अंदर तो आमतौर पे डेफिशिएंसी होती ही नहीं, आमतौर पे, मतलब सीधे आमतौर पे नहीं होती डेफिशिएंसी, ठीक है। लेकिन बच्चे जो भी स्टाइल, तो उसके अंदर क्या सीन होता है, फिर आपको उसको इंट्रामस्कुलर डोज देनी होती है विटामिन की। अगर आप नहीं दोगे बनेगा तो ब्लीडिंग टेंडेंसी और हेमरेज शुरू हो जाएगा। समझ आ गई बात? सही है ना, बात समझ आ रही है? ठीक है, कि सारा वो क्लॉटिंग वाला चैप्टर देखो ना, ठीक है, कि उसकी सारी ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी। क्लॉट नहीं करना क्या होता था, किसी को ये बात हमें किसी को यही ना पता हो कि क्लॉट नहीं करना क्या होता है। जब आपकी कोई वेसल रप्चर होती है ना, वेसल रप्चर हो गई, तो इन क्लॉटिंग फैक्टर्स ने उधर क्लॉट बना के वेसल के अंदर से ब्लीडिंग को रोकना होता है, वेसल के अंदर से ब्लीडिंग को रोकना होता है, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा तो उसको तो, ठीक है ना, उसकी ब्लीडिंग कौन रोकेगा? तो इसलिए ब्लीडिंग ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स ना हो, अगर विटामिन के की कमी हो तो, ठीक हो गया। तो इसलिए ये हम दे रहे होते हैं, क्योंकि अच्छा, ह्यूमन बिल के अंदर भी ये मौजूद होता है हमारा, ये क्या नाम है इसका, विटामिन के, लेकिन वो सिर्फ 1/5 प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप उसको इंट्रामस्कुलर डोज दो एज प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये है कि एज ए प्रिवेंटिव पहले ही दे दो, प्रोफाइलैक्सिस दे दो, ठीक है, आप उसको पहले ही दे दो, ठीक है, हो गया, बात समझ आ गई, ठीक है, कि आप उसको हेमरेज वगैरह से पहले ही आप उसको प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर दे दो। चलो जी, ये बातें पता चल गई, ठीक है। अच्छा जी, अब जो मैंने कहा ना कि नॉर्मली तो हमारे अंदर जो है ना वो हमारे जो न्यू बॉर्न, हमारे अंदर वो विटामिन के की डेफिशिएंसी नहीं होती, ठीक है। क्यों बोला? क्योंकि एक तरफ तो हमारी डाइट में भी आ रहा होता है, ठीक है, और दूसरी हमारे इंटेस्टाइनल हमारे अंदर बना रहे हैं। लेकिन ये है कि, ठीक है ना, अगर आपको ऐसी एंटीबायोटिक लो जिससे वो इंटेस्टाइनल पॉपुलेशन जो है गट के अंदर जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाए, आपको ऐसी एंटीबायोटिक से, तो फिर वो जो विटामिन हमारे अंदर एंडोजिनसली बन रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। आपने कोई ऐसी एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दी कि वो बैक्टीरिया बेचारे मरना शुरू हो गए, ठीक है ना। एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया को मारना होता है ना, तो वो अंदर पड़े हुए एंडोजिनसली जो विटामिन के बना रहे हैं, अगर वो मरने लग गए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ऑब्वियसली फिर वो आपके प्रोथ्रोम्बिन वगैरह सही मैच्योर नहीं हो पाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, ठीक है। मेरी भाई, मैंने बार बार बता रहा हूँ, थ्रोम्बिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि थ्रोम्बिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्रोम्बिन के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, समझ आ गई बात? चलो जी, ठीक है। तो ये बात हो गई कि अगर हम आप एंटीबायोटिक्स लेके, अलबत्ता हमारे अंदर भी मसला बन सकता है, क्योंकि हमारे बैक्टीरिया मर जाएंगे उससे, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये है कि इससे ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, कुछ हैं सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स, जैसा कि सिफेनामेंडोल, ठीक है, ये भी वही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे करते हैं, ये वही जो वारफेरिन ने नहीं किया था, वकोर को इनहिबिट किया था वारफेरिन लाइक, तो ये उस तरह से यानी कि कर रहे होते हैं, यानी कि इसने तो बैक्टीरिया को ही मार दिया ना, जिसने विटामिन के बनाना है। इन्होंने क्या किया, ये स्वेलोस्पोरिन ने, इन्होंने बैक्टीरिया को नहीं मारा, ठीक है। सिर्फ ये है कि वो जो वारफेरिन लाइक एक्ट करके ना उस एंजाइम को रोक दिया जिसने उसकी एक्टिव फॉर्म बनानी है। समझ आ गई दोनों के एक्शन की, ठीक है। कि एक तो हमारी एंटीबायोटिक ये भी कर सकती हैं कि बैक्टीरियल फ्लोरा की ही
कोई मार दें, उसकी पॉपुलेशन ही कम कर दें। और नंबर 2, सेफेलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या कर सकती हैं, वो ये कर सकती हैं कि वो उसका नाम क्या आपका वकोर लाइक एक्शन कर सकती, वारफेरिन लाइक एक्शन कर सकती हैं। बस इतना याद रख लिया, आपको बाकी खुद ही याद आ जाएगा। कहा था कि सिंथेटिक है, क्योंकि हमने कहा था कि सिंथेटिक है मेनाडायोन, जो कि बाद में मेनाक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है, हमने कहा था। तो ये जो होता है ना, अगर आप इसको प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन दो, यानी कि आप दे ही जा रहे हो, प्रोलॉन्ग दो, तो उससे ये होता है कि आपको हिमोलिटिक एनीमिया और जॉन्डिस हो जाता है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। तो इसलिए वो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर टॉक्सिक इफेक्ट डाल के आरबीसी को रप्चर कर देगा। उससे क्या हो जाएगा? आरबीसी का रप्चर होने से क्या होगा? हिमोलिटिक एनीमिया। ऑब्वियसली ये बातें आपको पता है कि हिमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी रप्चर होता है, ठीक है। और फिर जॉन्डिस क्यों होगा? क्योंकि वो जब हीमोग्लोबिन निकलेगा तो वो फिर ऑब्वियसली हीम के जरिए कब तक आते बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा, बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? जॉन्डिस कहेंगे, ठीक है। पता है ना इन बातों का सारा, ठीक है। वो हम पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ सारा। तो ये यानी कि ये याद रखना है कि मेनाडायोन की प्रोलॉन्ग, लेकिन ये लफ्ज याद रखना, प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आप इसकी कर सकते, ठीक है, क्योंकि उस केस में आपको हिमोलिटिक एनीमिया और जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। टॉक्सिक इफेक्ट है इसके मेम्ब्रेन पर, ठीक हो गया। ये सारी बातें पता चल गई, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आओ, ये देखो, ये देखो 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 क्या हो रहा है। आपका प्रिकर्सर है ये 2791, अभी बोलो 2791, 27 और 9 10 और 27, ठीक है। अच्छा जी, ये 2791 जो थे, ठीक है, ये हैं आपके वो प्रिकर्सर, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या हुआ? अब अगर आपको याद हो तो ग्लूटामिक एसिड के अंदर क्या सीन होता है, किसी को पता है ग्लूटामिक एसिड है क्या? किसी को नहीं पता तो वो कान पकड़ ले। ये एसिडिक अमीनो एसिड है, इसके अंदर ऑलरेडी एक कार्बोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। एक तो वो है ना जो अमीनो एसिड की साइड चेन का जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, इसलिए वो तो उन्होंने शो ही नहीं किया। ये जो शो किया हुआ है ये वो वाला है जो साइड चेन में होता है, क्योंकि जो चेन के अंदर है वो तो पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया उसने, वो तो अब नहीं है ना, वो तो इस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर है। जिसने बाहर निकाला है वो क्या चीज है? वो साइड चेन वाला ग्लूटामिक एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। ये वो शो किया हुआ है। ये किस में है? ये प्रिकर्सर में, ठीक है। यानी कि जो इमेच्योर क्लॉटिंग फैक्टर जो बने प्रिकर्सर वो है। ये देखो, अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की, विटामिन के की हाइड्रोक्विनोन फॉर्म ऐड की, ठीक है। इससे इसने क्या हुआ? ये देखो कार्बोक्सिलेशन होगी इसकी गैमा कार्बन पे, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की गैमा कार्बन पे, ठीक हो गया। और ये देखो जी आपकी गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट बन गया, ठीक है। और इस तरह से जो क्लॉटिंग फैक्टर से आपके मैच्योर हो गए। ये काम देखो 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 किसके अंदर हो रहा है? लिवर के अंदर, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे थोड़ी सी कहानी सुन लो, ठीक है, कि ये जो बन जाता है तो इसका आगे फिर क्या सीन है। ये जो मेच्योर क्लॉटिंग फैक्टर बन गया, अब इसके बाद दो नेगेटिव आइन है, दो नेगेटिव हैं, तो ये कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेंगे, तो इसलिए गुड चिलेटर्स हैं कैल्शियम के। गुड चिलेटर्स किसके हैं? कैल्शियम के। याद रहेगा, ठीक है। देखो ना, नेगेटिव आइन है, दो नेगेटिव, तो ये क्या है? ये कैल्शियम के गुड चिलेटर्स हैं, ठीक है। नेगेटिव है ना, तो चिलेटर कौन होता है? जो उसको पकड़ लेता है, ठीक है, उसको घूमने फिरने उसको पकड़ लेता है। तो ये हो गया आपने कैल्शियम के गुड चिलेटर है, याद रहेगा। कौन सा? मेच्योर क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका मतलब है ये प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बन गया। प्रोथ्रोम्बिन और ये देखो ना, समझ लो ये कोई इनमें से कोई भी है, ठीक है। तो आपका यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर और कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बन गया। अच्छा जी, अब ये क्या है? मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स। अब किसी को पता है फास्फोलिपिड्स जो है उन पे कौन सा चार्ज होता है? ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। फास्फोलिपिड्स की कंपोजिशन पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, ठीक है ना। लिपिड्स में जाकर पढ़ाऊंगा कि उनकी क्या होता है, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम आगे से उनके साथ बाइंड कर देगा, मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड्स के साथ, ठीक है। कहानी समझ आ रही है कि हमने, अब आप खुद सोचो, ठीक है, कि सिर्फ हमने इसको मैच्योर किया ताकि इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए और वो फिर कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाए, फिर कैल्शियम आगे उसके साथ बाइंड कर जाए, ठीक है ना। आपका किसके साथ? मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड्स के साथ, ठीक है। इस जैसे ही ये इसके साथ बाइंड करता है ना, तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है इसकी कन्वर्जन टू थ्रोम्बिन बढ़ जाती है। और आपको पता है मेन चीज थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन मेन चीज नहीं है। प्रोथ्रोम्बिन तो इनएक्टिव होता है, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन एक एक इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, जो कि बाद में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है। ये बात पता है आप लोगों को कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही इसका अटैच होता है तो इसकी इसकी जो है ना आगे से कन्वर्जन टू थ्रोम्बिन वो बढ़ जाती है, यानी कि रेट जिस पे प्रोथ्रोम्बिन है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना है। अच्छा, फिर थ्रोम्बिन का आगे एक्शन क्या होता है? उसने फाइब्रिनोजिन को, जो कि ठीक है, फाइब्रिनोजिन को किस में कन्वर्ट करना है? फिब्रिन में। फिर फिब्रिन आपका क्लॉट बनाता है, मेन जो मेश वर्क होता है वो फिब्रिन बनाता है, ठीक है। थोड़ी सी बातें और समझ आ गई? थोड़ी सी, चलो जी।
आप लोगों का ऑलमोस्ट ये जो है ना पहला विटामिन हो गया है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी और बातें बताता हूँ आप लोगों को। ये देखो किसी बच्चे को अब याद हो कि ये देखो, ये जो हम कह रहे हैं मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड, वो कौन सी मेम्ब्रेन है? डैमेज एंडोथेलियम है। डैमेज एंडोथेलियम यानी कि आपकी वेसल रप्चर हुई है ना, वेसल, ठीक है। वो जो रप्चर हुई तो उससे क्या हुआ, उससे उसके फास्फोलिपिड जो थे ना वो एक्सपोज हुए, उसके आपके फास्फोलिपिड्स एक्सपोज हुए, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये कि डैमेज एंडोथेलियम एंड प्लेटलेट्स, किसी को याद है एक चीज थी प्लेटलेट फास्फोलिपिड्स? किसी को याद हो, किसी को कि प्लेटलेट फास्फोलिपिड्स भी कोई ना कोई चीज थी ना? तो बेसिकली जब वो ठीक, तो ये उसके साथ भी यानी कि जैसे ही अटैचमेंट कर रहे होते हैं, लफ्ज देखो, अटैचमेंट करते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज द रेट एट विच प्रोटियोलिटिक कन्वर्जन, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन जो होती है ये क्या होता है, ये प्रोटीन होती है, ठीक है। ये जब टूटती है तो थ्रोम्बिन बनता है। बेसिकली उसके दो सब यूनिट्स बन रहे होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन का टूटने से ना तो थ्रोम्बिन बनता है ना, मतलब उसका ऑलमोस्ट हाफ साइज की ना, यानी कि समझ लो आप कितना समझ लो कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ना, जैसे वो टूटता है ना तो थ्रोम्बिन बनता है। और प्रोथ्रोम्बिन ऑब्वियसली ये भी क्लॉटिंग फैक्टर है, ये भी प्रोटीन है, ठीक है। तो ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है टूटने के बाद, ठीक है। तो इसलिए प्रोटियोलिटिक इसको कह रहे हैं, प्रोटियोलिटिक कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ये जैसे इसका अटैच होगा तो उस टाइम पे प्रोथ्रोम्बिन की थ्रोम्बिन में कन्वर्जन तेज हो जाएगी। अब आपको मेरी थोड़ी सी और बात समझ आई होगी, क्या ख्याल है? अब मेरी बात को अगेन आखिरी दफा सुन लो, वो क्या है, अब मेरी बात सुनो। जैसी आपकी डैमेज एंडोथेलियम, इसका मतलब है आपकी वेसल रप्चर हो गई है। अच्छा, वेसल रप्चर हुई, इसका मतलब है ब्लीडिंग करनी है। अच्छा, अच्छा जी, ब्लीडिंग करनी है, ठीक है जी। अब जनाबे वाला उधर से क्या होगा, उधर से आपको पता है कि आपका प्लेटलेट्स भी जो होते हैं वो भी थोड़े रप्चर होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो प्लेटलेट्स मैंने क्या कहा था, प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है। बार बार कहा था कि प्लेटलेट्स के अंदर क्या चीज होती है, जिसके अंदर वो कैल्शियम सारा स्टोर होता है, ठीक है। उसके अंदर वो क्या चीज होती है, ठीक है ना, गोल्जी अपरेटस वगैरह के अंदर, ठीक है ना। उन उस यानी कि बहुत सी कैल्शियम जो है फास्फोलिपिड प्लेटलेट्स के अंदर स्टोर होती है। फिर और भी मैंने एक बात बताई थी कि प्लेटलेट्स के अंदर क्या होते हैं, ऑब्वियसली उसकी मेम्ब्रेन है, उसके भी अपने फास्फोलिपिड्स हैं। प्लेटलेट सेल है ना, तो सेल प्लेटलेट्स के ऊपर भी क्या है, मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन में क्या होता है, फास्फोलिपिड। सारी लिपिड बाइलेयर होती किसकी है यार, फास्फोलिपिड्स की होती है, ठीक है। तो जैसे ही वो रप्चर होते हैं तो उसका क्या होता है, ठीक है ना, कि उससे वो फास्फोलिपिड जो है वो थोड़े एक्सपोज होते हैं, जिससे ये होता है कि ये आपका कैल्शियम के साथ मिलके, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये उधर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। जैसे ही उधर अटैचमेंट होती है, इधर से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, वो फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, और इस तरह से वहां पर ये क्लॉट बना देते हैं। इस तरह से वहां पर क्या करते हैं, क्लॉट बनाते हैं, यानी कि इस तरह से उसकी उसकी ब्लीडिंग जो उधर होनी थी, चूंकि वेसल रप्चर हुई ना, वेसल रप्चर हुई तो उधर फिर ये क्या करते हैं, क्लॉट बनाते हैं। मुझे उम्मीद है थोड़ी समझ आ गई होगी, ठीक है, कि किस तरह से अटैच हो रहे हैं और उसकी अटैचमेंट से फिर किस तरह से उसका रेट बढ़ रहा है, ठीक है, कन्वर्जन का, एक्टिव होने का, ठीक है। चलो जी, यहाँ से स्फेलोस्पोरिन की बात भी पता चल गई, प्रोफाइलेक्सिस वाली बात भी पता चल गई, इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा वाली बात भी पता चल गई। अच्छा, ये दरमियान में इसने एक और बात भी लिखी है, ये डिबिलिएटेड गैरिएट्रिक पेशेंट, ठीक है। सपोज एक बंदा जो है उसको आपने एंटीबायोटिक दी, उसका इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा भी कम हो गया, ठीक है। इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा विटामिन के बन भी नहीं रहा, और ऊपर से वो है भी माल नरिश्ड इंडिविजुअल। माल नरिश का मतलब है खुराक भी उसकी ठीक नहीं है, खुराक में भी विटामिन के नहीं ले रहा, ठीक है। डिबिलिएटेड गैरिएट्रिक पेशेंट, ये बेसिकली इसका कहने का मतलब है बाबा जी। गैरिएट्रिक पेशेंट्स कहते हैं बाबा जी को, ठीक है। और डिबिलिएटेड का मतलब है बाबा जी जिसको खाने का भी कुछ ना मिले, ठीक है, सही से खाना भी ना खाए, तो वो जो बाबा जी होंगे उनके अंदर बेसिकली ये मसला होता है। कहने का मतलब ये है कि यार हमारे जवान बंदे के अंदर या हमें डाइट से मिल जाता है विटामिन के, या फिर हमें न्यूट्रिशनल बैक्टीरिया बना देते हैं, तो हमारे अंदर आमतौर पे वो विटामिन के की इनफ होती है, हमें विटामिन के का मसला होता ही नहीं है आमतौर पे, ठीक है। ये बात अब याद रहेगी, ठीक है। सिर्फ ये है कि एक बंदा अगर खाना भी ना सही खाए, माल नरिश्ड हो, ठीक है, और उसका नाम का एंटीबायोटिक भी ऐसी लेके जिससे एंडोजिनसली फॉर्म विटामिन वो बैक्टीरिया भी अगर कम हो जाए, तो फिर उसके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी। अब आप लोगों ने जो पॉइंट्स याद रखने हैं, मेरी बात सुन लो। ब्लीडिंग टेंडेंसी को हाईलाइट करो अपनी बुक के ऊपर, ऐसे टिक लगाओ इसके ऊपर, क्योंकि जब आपसे क्लिनिकल सिनेरियो पूछा जाता है, इससे विटामिन के ऐसे नहीं आना, डिफाइन विटामिन के एंड राइट इट्स रोल, ऐसे नहीं होता। उसने पूरी फिल्म डालनी है कि इस तरह से उसकी बोन हेल्थ नहीं ठीक, उसको ब्लीडिंग टेंडेंसी है, ये है वो है, ठीक हो गया ना। उसने कहना है कि उसने एंटीबायोटिक ली जिससे ये हो गया वो हो गया,
ठीक है, कहानी उसने यहीं से निकालनी है। ठीक हो गया, चलो जी ठीक है, यहाँ से अब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, याद भी हो गए। ठीक है, यहाँ से ये भी पता लग गया हाइड्रोक्विनोन फॉर्म, एपॉक्साइड फॉर्म, विटामिन कौन कौन से हैं, 2, 5, 2, 2, 7, 9, 10। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जरा इसको देख लो, ये जो मैं आपको कोलेजन वगैरह में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए अब जल्दी जल्दी बताऊंगा। ठीक है, क्या होता क्या है कि जैसे ही आपका ये जो है ना ल्यूमन के अंदर जाता है, ठीक है, आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर जब जैसी आपकी वो चेंज आती है ना, प्रो अल्फा चेन, ठीक है, ठीक हो गया। पहले तो होता है प्री प्रो अल्फा चेन, वो जैसे ही वो पहले बाहर बनती है राइबोसोम के ऊपर, ठीक है, फिर क्या होता है प्री प्रो अल्फा चेन जो होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाती है। अंदर किस वजह से जाती है, एक एन टर्मिनल पर एक साइड एक सिग्नल होता है, उसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाती है, तो सबसे पहले अंदर जाकर उसके उसी सिग्नल को तोड़ा जाता है, फिर वो बन जाती है प्रो अल्फा चेन। फिर अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर उसकी होनी होती है हाइड्रोक्सिलेशन उस प्रो अल्फा चेन की। ठीक है, तो उस हाइड्रोक्सिलेशन का जो रिएक्शन है वो ये है कि प्रो अल्फा चेन है ये। ठीक है, अब इसमें होता क्या है हाइड्रोक्सिलेशन में, इसमें होता ये है कि प्रोलीन और लाइसीन के जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना इसमें, इस अल्फा, ये मैं बेसिकली कोलेजन की सेंसेस वाला अगेन बता रहा हूँ कि शायद कोई बच्चा हो जिसको अभी तक वो लेक्चर भी ना पता हो, इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं थी बताने की। ठीक है, कि ये जो प्रोलीन और लाइसिन होते हैं इनकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, उसके लिए हमें आयरन की जरूरत होती है, ये अस्कॉर्बेट कहते हैं विटामिन सी को, विटामिन सी की एक्टिव फॉर्म को। ठीक है, ये देख लो प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होगा। ठीक है, अगर ये लाइसिन का रेजिड्यू की हाइड्रोक्सिलेशन करनी है तो यहाँ पे लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज होगा। और ये देखो ये आपका हाइड्रोक्सीप्रोलाइल रेजिड्यू, ये भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है ये भी। ठीक है, और इसके अंदर यानी कि ये बन रहा है। अच्छा ये बनेगा तो इससे क्या होगा, अब ये भी थोड़ी सी कहानी सुन लो, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा कोलेजन की मॉलिक्यूल होता है ना, एक कोलेजन का एक मॉलिक्यूल, उसमें ट्रिपल हेलिक्स बनता है। उस ट्रिपल हेलिक्स की यानी कि 3 चेन्स होती हैं, 3 चेन्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होते हैं ना, वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से बन रहे होते हैं। किसकी वजह से, इस हाइड्रोक्सिल, यानी कि अगर हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी तो आपका आपका स्टेबल मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा, अच्छी बॉन्डिंग वाला आपका वो ही नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा। कोलेजन ही सही नहीं बना तो कोलेजन ही तो हर चीज में मौजूद है, ब्लड वेसल्स में मौजूद है, आपका आपका सारा वो जो मतलब ये कि कोलेजन हर जगह पे मौजूद है, सारे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर उनका सारा एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कोलेजन बन रहा है, कोलेजन से बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये नहीं होगा तो आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो बिल्कुल ऐसे वीक हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं स्कर्वी, इसको हम क्या कहते हैं स्कर्वी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं स्कर्वी। ठीक है ना, ये जो डिजीज इसमें विटामिन सी की कमी हो रही है और आपका जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो वीक बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं स्कर्वी। ठीक हो गया, इसमें क्या होता है आपकी वेसल्स बिल्कुल ऐसे वीक सी बनेगी, आपके गम्स वगैरह बिल्कुल लूज से बनेंगे, क्योंकि जहां जहां पे, ठीक हो गया, सारी बातें पता चल गई। ठीक है, तो ये देख लो, अब इसमें इस विटामिन सी ने भला करना क्या होता है, इसने इस आयरन को ना, आयरन को Fe2+ की फॉर्म में रखना होता है, Fe2+ की फॉर्म में, कि यार ये Fe3+ की फॉर्म में ना जाए, ये बात अब याद रखनी है। ये अभी आयरन का मेटाबॉलिज्म ये भी पढ़ाना है मैंने। ठीक है, कि ये किस फॉर्म में चाहिए हमें, बेसिकली Fe2+ की फॉर्म में। तो इसमें बेसिकली विटामिन सी जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का समझ आ गई बात, कि इसने क्या करना है, इसने रिडक्शन करके रखनी है। ठीक है, इसने इसको ना आयरन को Fe2+ की फॉर्म में रखना है। ठीक हो गया, ये बात याद रहेगी अब। ठीक है, कि Fe3+ की फॉर्म में नहीं जाने देना उसको। ये प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज जो है उसका ये क्या है, उसका ये कोएंजाइम है। ठीक है, ये क्या है, ये उसका विटामिन सी क्या है, उसका कोएंजाइम है। ठीक है, चलो जी, इतनी बात पता चल गई। ठीक है, कि और इस रिएक्शन के लिए हमें ऑक्सीजन वगैरह भी चाहिए और ये वो। ठीक है, चलो जी, ओहो, अच्छा जी, अब विटामिन ई को जरा सुनो। विटामिन ई जो है ना वो 8 टोकोफेरोल्स पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे मोस्ट एक्टिव अल्फा टोकोफेरोल है, मोस्ट एक्टिव। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है विटामिन ई। वेजिटेबल ऑयल्स में सबसे ज्यादा रिच होता है। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स में। ठीक हो गया, और उसका नाम क्या है, ये बात सबसे ज्यादा याद रखना कि ये जो है ना विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है क्या, नॉन एंजाइमिक ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है।
नॉन एंजाइमिक ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट है ना, इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होनी देनी। तो ये नॉन एंजाइमिक जो ऑक्सीडेशन होती है ना उसको रोकता है, ठीक है। और क्या करता है, और एंड पर ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बाय ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल्स। और मजीद ये क्या, पर ऑक्सीडेशन, ये मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको फैट्स में, ठीक है ना। पर ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि फैटी एसिड की पर ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है ना, बाय ऑक्सीजन एंड फ्री रेडिकल्स। यानी कि इसने बेसिकली ऑक्सीडेशन नहीं होने देनी, नॉन एंजाइमिक ऑक्सीडेशन, यानी कि फजूल किस्म की ऑक्सीडेशन यार, एम ही हो रही है ऑक्सीडेशन। हम चाहते हैं भाई ऑक्सीडेशन हो तो हमारी प्रोटीन्स जो है ना वो डीनेचर हो जाती है, ये याद रखना बात। इसलिए ये बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर एक्ट करता है यार। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज वगैरह आके हर प्रोटीन की ऑक्सीडेशन कर दें, आपकी आपका क्या होगा, आपकी ये जो है ना आपकी आरबीसी, मैंने उधर भी बताया था कि आरबीसी अपने एटीपी यूज करता है, किस लिए करता है याद है, चैप्टर 33 में लेके जा रहा हूँ। इसलिए भी हमारी ऑक्सीडेशन ना हो, हमारी मेम्ब्रेन की प्रोटीन की ऑक्सीडेशन ना हो, हमारी मेम्ब्रेन अगर डीनेचर होगी, प्रोटीन डीनेचर